Hello students, how are you? I hope all of you are good at your home and safe. Students, in this video we will cover two important topic: economic expansion and controlling of workers of chapter 3rd of 11th class history. So students, our first topic is economic expansion. Means in this topic we will study about the economic activities of the ancient Roman Empire. The Roman Empire had substantial economic infrastructure of harbor, mine, quarries, ब्रिक यार्ड्स, ओलिव ऑयल फैक्ट्रीज। रोमन एम्पायर किसी भी एम्पायर के डेवलप होने में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो रोमन एम्पायर ऑल्सो हैड द सबस्टेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सबस्टेंशियल मीन्स संतोषजनक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था। भाई हार्बर्स वगैरह, हार्बर होता है आप पोर्ट कह सकते हैं, पोर्ट सी पोर्ट, माइंस वगैरह, क्वेरीज एंड ब्रिक यार्ड्स जहाँ ईंटें वगैरह है जो बनाई जाती हैं, भट्ठे हमें जो हम बोलते हैं, और ओलिव ऑयल फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज वगैरह भी थी जहाँ पर ओलिव ऑयल निकाला जाता था। तो ये सब है जो इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पार्ट थे रोमन एम्पायर के अंडर में। गुड्स फॉर ट्रेड consisted mainly wheat, wine and olive oil and they came from Spain। जो गुड्स जो ट्रेड की जाती थी, ट्रेड जो गुड्स थी मेनली वो की जाती थी व्हीट, वाइन एंड ओलिव ऑयल एंड दे केम फ्रॉम स्पेन। स्पेन से आती थी। द गालिक प्रोविंस और गालिक प्रोविंसेस से, गालिक मतलब जो फ्रांस है उसका ओल्ड नेम गाल था और उसी के जो प्रोविंसेस हैं उनको गालिक प्रोविंसेस बोला जाता है। नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट एंड इटली, यहाँ से ये सारी चीज़ें व्हीट, वाइन और ओलिव ऑयल आते थे। दीज एरियाज हैड कंडीशंस बेस्ट सूटेड फॉर दीज क्रॉप्स। और ये जो एरियाज हैं ये इन क्रॉप्स के हिसाब से इनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। मीन्स इन एरियाज के अंदर ये क्रॉप्स अच्छी हो सकती थी बिकॉज दे आर हैविंग द बेटर कंडीशन फॉर दिस, राइट। स्पेनिश ओलिव ऑयल वॉज ए वास्ट कमर्शियल एंटरप्राइजेज। और स्पेनिश जो ओलिव ऑयल था इट वॉज ए वास्ट कमर्शियल एंटरप्राइजेज, एक बहुत बड़ा कमर्शियल उद्योग था, कमर्शियल एंटरप्राइजेज था। दैट रीच्ड इट्स पीक इन द ईयर ऑफ 140 और 60s। 140 से लेकर 160 के बीच में जो स्पेनिश ओलिव ऑयल कमर्शियल एंटरप्राइजेस था इट वाज रीच्ड एट्स पीक, राइट, वो अपनी ऊंचाइयों पर था उस टाइम पर। रोमन एम्पायर इंक्लूडेड रीजन्स दैट हैड ए रेपुटेशन फॉर एक्सेप्शनल फर्टिलिटी। और रोमन एम्पायर के अंदर कुछ ऐसे रीजन्स भी इंक्लूड थे जो जिनकी लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। एक कौन सा? कंपेनिया। एंड नेक्स्ट इज कंपेनिया, फिर इटली, सिसिली, फेयूम इन इजिप्ट, गैलीली और बाइजेसियम विच इज नॉन एट प्रेजेंट ट्यूनिशिया, राइट। साउदर्न गाल ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ फ्रांस। और बेटिका दैट इज ऑल्सो द ओल्ड नेम ऑफ साउदर्न स्पेन को बेटिका बोला जाता था। सो दीज एरियाज हैड बेस्ट कंडीशन फॉर क्रॉप्स। ये एरियाज है जो क्रॉप्स के लिए बेटर कंडीशन, बहुत ही बेस्ट कंडीशन रखते थे, राइट। द large expenses of Roman territory were in much less advanced state। ज़्यादातर जो रोमन टेरिटरी का जो एक्सपेंस होता था, जो खर्च होता था, वो उन एरियाज, उन टेरिटरीज पर होता था जो बहुत ही कम डेवलप्ड थी, जो लेस एडवांस्ड स्टेट्स थे, उन पर खर्च ज़्यादा होता था। एंड ट्रांसह्यूमेंस वॉज वाइड स्प्रेड इन द कंट्री साइड ऑफ
न्यूमीडिया, न्यूमीडिया जो मॉडर्न अल्जीरिया है, न्यूमीडिया क्या, मॉडर्न अल्जीरिया। अब ट्रांस ह्यूमन्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांस ह्यूमन्स? ट्रांस ह्यूमन्स मीन्स people wandered here and there with their cattle in search of food and fodder, राइट। एक रीजन से दूसरे रीजन में है जो लोग है जो एक तरह से माइग्रेट होते थे टेम्परेरली या परमानेंटली, उसको है जो ट्रांस ह्यूमन्स बोला जाता था। ज़्यादातर जो टेम्परेरली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर है जो घूमते रहते थे, वांडर करते रहते थे, उनको है जो ट्रांस ह्यूमन्स बोला जाता है। रोमन स्टेट्स expanded in northern Africa, the pastures of those communities were drastically reduced and their movements more tightly regulated. As the Roman state expanded in North Africa, North Africa में जैसे ही रोमन एम्पायर का होल्ड हुआ, राइट, रोमन एम्पायर ने जैसे ही अपने अंडर में नॉर्थ अफ्रीका को लिया, द पास्चर्स ऑफ दोज कम्युनिटीज़, जो कम्युनिटीज़ थी, जो ट्रांस ह्यूमन, जो एक रीजन से दूसरे रीजन में घूमती रहती थी, स्पेशली फॉर द पास्चर्स टू ग्रेज देयर कैटल्स, राइट, सो उनको है जो वो धीरे धीरे कम हो गई, ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो गई, एंड देयर मूवमेंट वर टाइटली, क्यों हुआ, बिकॉज देयर मूवमेंट्स मोर टाइटली रेगुलेटेड, उनके जो मूवमेंट्स हैं दोज वर टाइटली रेगुलेटेड, वो उनको है जो अब उनके मूवमेंट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया गया बाय द रोमन एम्पायर। एंड इवन इन स्पेन द नॉर्थ वॉज इकोनॉमिकली मच लेस डेवलप्ड, और जो स्पेन है, स्पेन दैट वॉज मच स्पेन द नॉर्थ वॉज इकोनॉमिकली मच लेस डेवलप्ड, और स्पेन का जो नॉर्दर्न पार्ट है दैट वॉज ऑल्सो मच लेस डेवलप्ड, राइट, एंड इन दीज एरियाज पीजेंट्री हु वर कैलेटिक स्पीकिंग, और इनमें जो पीजेंट्री रहती थी, जो किसान है जो स्पेन, साउदर्न स्पेन में रहते थे, उनको वो कैलेटिक स्पीकिंग, वो कैलेटिक लैंग्वेज बोलते थे, एंड लिव्ड इन हिल टॉप विलेजेस, और हिल टॉप विलेजेस पर वो रहते थे, एंड दैट इज, जो हिल टॉप विलेजेस हैं उनको कैस्टेले बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कैस्टेले बोला जाता था। इन द रोमन एम्पायर वाटर पावर वॉज वेरी एफिशिएंट यूज्ड अराउंड मेडिटेरियन, जो रोमन एम्पायर में वाटर पावर को यूज़ किया जाता था, बिकॉज अब रोमन एम्पायर था क्या, मेडिटेरियन जो सी है उसके चारों तरफ रोमन एम्पायर था, सो पानी की उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सो पानी से ही, वाटर से ही वो है जो पावर जनरेट करते थे, एंड देयर वर एडवांसेस इन द वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी, और वो वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस था कौन, रोमन एम्पायर, एंड यूज द हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स, और वो हाइड्रोलिक माइनिंग जो टेक्निक्स हैं इन द स्पेनिश गोल्ड और सिल्वर माइंस में, वो है जो हाइड्रोलिक जो टेक्नोलॉजी है उसको वो यूज़ करते थे, राइट, क्वेरिंग के लिए या फिर माइनिंग के लिए, स्पेशली इन द स्पेन की जो गोल्ड माइन थी और सिल्वर माइन थी उनमें। वेल ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क, रोमन एम्पायर का जो कमर्शियल और बैंकिंग नेटवर्क है वो भी बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड था, एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मनी इंडिकेट दैट द रोमन एम्पायर हैड सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमी, राइट, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मनी, और मनी का है जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता था, दैट द रोमन एम्पायर, जो ये शो करता है कि रोमन एम्पायर हैड ए सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमी, एक सोफिस्टिकेटेड का मतलब प्रोग्रेसिव इकोनॉमी, एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी, एक प्रगतिशील जो इकोनॉमी है वो रोमन एम्पायर की थी। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोलिंग ऑफ वर्कर्स को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता था, राइट। फर्स्ट इज स्लेवरी वॉज एन इंस्टीट्यूशन डीपली रूटेड इन एंशियंट रोमन वर्ल्ड,
जो स्लेवरी सिस्टम है, स्लेवरी सिस्टम वो रोमन एम्पायर, एंशियंट जो रोमन एम्पायर था, रोमन वर्ल्ड था, उसमें बहुत डीप तक वो फैला हुआ था, राइट। उसकी जड़ें काफ़ी डीप तक थी रोमन एम्पायर के अंदर। तो स्लेवरी वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज। सो इसकी वजह से जो स्लेवरी सिस्टम है, स्लेवरी सिस्टम वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज और लीगलाइज्ड, वी कैन से, एक तरह से कानूनी है जो मान्यता स्लेवरी सिस्टम को वहाँ पर दी गई थी। एंड वॉज ग्रेटली यूज्ड एज लेबर, और उसको एक लेबर के तौर पर यूज किया जाता था। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज स्लेव्स दैट परफॉर्म्ड लेबर इन द रोमन इकोनॉमी। लेकिन केवल स्लेव्स ही नहीं थे जो हमेशा एक लेबर के तौर पर वर्क करते थे रोमन इकोनॉमी में, राइट। एज ए पीस ऑफ established in the first century, as peace was established in the first century, जैसे ही फर्स्ट सेंचुरी में शांति इस्टेब्लिश्ड हुई, पीस इस्टेब्लिश्ड हुई रोमन एम्पायर के अंदर, द सप्लाई ऑफ स्लेव डेक्लाइंड, सप्लाई ऑफ स्लेव डेक्लाइंड, क्योंकि स्लेव्स आते कहाँ थे, वॉर वगैरह होते थे, वॉरफेयर होते थे, वहाँ जो वॉर प्रिजनर्स थे उनको स्लेव के तौर पर रखा जाता था। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी में ज़्यादातर है जो वॉर नहीं हुए थे, और इसकी वजह से वो अगस्टियन एज थी, उसको हम कह सकते हैं कि अगस्टियन एज थी, जिस टाइम ज़्यादातर वॉर नहीं हुए, और वॉर न होने की वजह से जो वॉर प्रिजनर हैं वो नहीं पकड़े जाते थे, और उसकी वजह से जो स्लेव सिस्टम है, जो सप्लाई है स्लेव्स की, वो डेक्लाइन हो गई थी। एंड यूजर्स ऑफ स्लेव लेबर हैड टू टर्न टू स्लेव ब्रीडिंग, और जो यूजर्स थे स्लेव्स के, दासों को जो यूज़ करते थे, स्लेव को जो यूज़ करते थे, उन्होंने स्लेव ब्रीडिंग की तरफ है जो ध्यान दिया। स्लेव ब्रीडिंग मीन्स, स्लेव ब्रीडिंग का मतलब है कि जो स्लेव मैन और वीमेन थे उनको एक तरह से मोटिवेट करते थे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए, ताकि वो आगे बड़े होकर वो भी है जो स्लेव का काम करें, और चीपर सब्स्टिट्यूट, और दूसरा वो चीपर सब्स्टिट्यूट ढूंढते थे, मीन्स उसका एक सस्ता प्रतिस्थापन, कि स्लेव की जगह दूसरी ऐसी सस्ती चीज़ कौन सी है जिसको यूज़ किया जाए एज ए लेबर। सो उसके लिए वेज लेबरर थे जो डेली यूजेस पर, डेली वेजेस पर जो काम करते थे, उनको यूज़ किया जाता था। एंड दोज वर ईजिली डिस्पेंसेबल या ईजिली अवेलेबल, वो आराम से अवेलेबल भी हो जाते थे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री लेबर वॉज यूज्ड एज slaves had to be provided food. So most of the time free labor was used. So ज़्यादातर टाइम है जो फ्री लेबर को यूज़ किया जाता था। फ्री लेबर को क्यों यूज़ किया जाता था? Slave had to be provided with food and maintained throughout the year. अब स्लेव में और फ्री लेबर में डिफरेंस क्या था? जो स्लेव हैं उनको पूरे साल है जो फूड दिया जाता था, और दूसरी जो चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट है, वो पूरा साल उनकी पूरी की जाती थी, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता था, राइट। दिस इज द रीज़न दैट द स्लेव्स वर नॉट एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर, और यही कारण था कि स्लेव्स को एग्रीकल्चर के अंदर है जो एम्प्लॉयड नहीं किया गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं लगाया गया था। ऑन द अदर हैंड स्लेव एंड फ्रीडमैन वर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन जॉब्स वेयर लेबर वॉज नॉट रिक्वायर्ड, और जो फ्री लेबर हैं या स्लेव्स हैं वहाँ पर भी उनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था जहाँ पर लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। उनको एज ए मीन्स बिजनेस मैनेजर के तौर पर भी है जो लेबर्स को और स्लेव्स को यूज़ किया जाता था। एंड देयर वॉज ए प्री-अजम्पशन that without supervision no work would ever get done, और एक मान्यता थी, एक धारणा बनी हुई थी वहाँ पर रोमन एम्पायर के अंदर कि बगैर सुपरविजन के कोई भी वर्क नहीं किया जा सकता। सो सुपरविजन वॉज मोस्ट, सो सुपरविजन है जो वो बहुत ज़रूरी था। द इम्पोर्टेंट फॉर बोथ फ्रीड स्लेव्स एंड स्लेव्स, और ये जो सुपरविजन है, सुपरविजन वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोथ फ्रीड स्लेव्स और स्लेव्स, दोनों के लिए, जो फ्री स्लेव्स थे उनके लिए भी और स्लेव्स के लिए भी। फॉर ए बेटर सुपरविजन द स्लेव्स वर ग्रुप्ड इनटू
गैंग ऑफ 10। बेटर सुपरविजन के लिए स्लेव्स को 10-10 के ग्रुप में बांट लिया जाता था, 10-10 जिनको गैंग बोला जाता था, सो दैट इट कुड बी ईजी टू सी हु इज पुटिंग इन एफर्ट एंड हु इज़ नॉट। सो इससे ईजी हो जाता था कि कौन है जो एफर्ट्स कर रहा है और कौन एफर्ट्स नहीं कर रहा है, ये ईजिली देखा जा सकता था। दिस मेथड वॉज क्रिटिसाइज्ड बाई प्लिनी द एल्डर। प्लिनी द एल्डर ने इस मेथड को काफ़ी क्रिटिसाइज किया था, इसकी काफ़ी आलोचना की थी। ही वॉज द ओपिनियन दैट द स्लेव गैंग्स वर द वास्ट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन। उसका कहना था कि प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने का जो स्लेव गैंग वाला मेथड है, ये बहुत ही वास्ट मेथड है, बहुत ही खराब मेथड है। इसमें slaves who worked in gangs were usually chained together by their feet। जो स्लेव थे, जो गैंग में काम करते थे, उनको उनके पैरों से चैन से बांधकर एक दूसरे को रखा जाता था। Although all this look has yet similar principles, यद्यपि ये सारी चीज़ें बड़ी हरास करने वाली हैं, बहुत एक तरह से दुखदायी हैं, बट इस तरह के जो प्रिंसिपल्स हैं टू कंट्रोल द लेबर, दोज आर बीइंग एनफोर्स्ड इन मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे। आज भी इस तरह की जो चेन सिस्टम है, इस तरह का जो सिस्टम है, कुछ फैक्ट्रीज के अंदर, कुछ कंपनीज के अंदर बना हुआ है। एंड डेट कॉन्ट्रैक्ट, एक नया जो सिस्टम, चेन सिस्टम है या लेबर को बांधने का जो सिस्टम है, वो है डेट्स कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। जैसे हमने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा कि ब्रिटिशर्स हैं जो पहले एडवांस के तौर पर ऋण देते थे किसानों को, और उस ऋण के ज़रिए है जो हमारे एक तरह से वीवर्स थे और पीजेंट्स थे, वो उसमें फंस जाते थे। सो ये रोमन एम्पायर के अंदर भी इस तरह का सिस्टम था। डेट कॉन्ट्रैक्ट वर ए टाइप ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द प्राइवेट एम्प्लॉयज़ एंड देयर वर्कर। जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते थे, जो बड़े प्राइवेट जो सेक्टर चलाते थे, मींस फैक्ट्रीज वगैरह चलाते थे, वो है जो इस मेथड को अपनाते थे। कौन से? डेट कॉन्ट्रैक्ट मेथड को। और ये होता था वर्कर्स के बीच में और एम्प्लॉयज़ के बीच में। इन दिस डेट कॉन्ट्रैक्ट्स इट वॉज क्लेम्ड दैट एम्प्लॉयज़ वर इन डेट टू देयर एम्प्लॉयर्स एंड एज ए रिजल्ट वर अंडर टाइटर। इसमें इन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता था, जो वर्कर्स हैं वो एम्प्लॉय द्वारा डेब्ट के जरिए, ऋण के जरिए है जो वो एम्प्लॉय किए जाते थे। उनको पहले ऋण दे दिया जाता था, फिर उनको है जो काम पर रखा जाता था। इस तरीके से एक जिसका जो परिणाम होता था वो काफ़ी टाइट होता था। एज ए रिजल्ट दे वर अंडर द टाइट कंट्रोल, वो टाइट कंट्रोल में रहते थे। ए लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज वेंट इनटू डेट बॉन्डेज इन ऑर्डर टू सर्वाइव। और बहुत सारी जो फैमिलीज हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए इन जो ऋण, जो बॉन्डेज हैं, ऋण जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनमें सर्वाइव करने के लिए मजबूर थे। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। सो अगर आपको ये चीज़ें, ये कंटेंट समझ में आया है तो डेफिनेटली यू हैव टू लाइक द वीडियो, राइट, एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।